ये कक्षा क्लास का है पहला चैप्टर। संविधान किसे कहते हैं, 11th क्लास का ये। संविधान किसे कहता है, समाज को क्या देता है संविधान। संविधान समाज को क्या देता है, समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे देता है ना। समाज में शक्ति का बंटवारा, कौन शक्ति किसको पास दिया जाना चाहिए, मुखिया की क्या शक्ति रहेगा, वार्ड में क्या शक्ति रहेगा, इसके बारे में। भारत का संविधान कैसे बनाएगा, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान का पहला काम यह है, क्या है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम संबंध नियम बना रहे या बनाता हो। मतलब कह रहा है कि संविधान का काम है कि बुनियादी नियम, कैसा नियम, बुनियादी नियमों का समूह है। संविधान किसका समूह है। संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवा। संविधान के काम है कि बुनियादी नियम रहेगा ना, तो बुनियादी नियमों का समूह बनाना है। अब बना करके बुनियादी नियम क्यों बना रहे हैं, बुनियादी नियमों का समूह बना, नियम का कहे लगे बुनियादी नियमों का समूह बनाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि समाज के जितना सदस्य है, सदस्य में से एक न्यूनतम संबंध और नियम बना सके। न्यूनतम संबंध होने का आपस में संबंध बना सके, जितना कम हो सके लेकिन बनाइए। अधिक से अधिक तो ज़्यादा चलबे करेगा नियम संबंध, कम में न चलेगा। न्यूनतम संबंध बनाए और नियम बना, न्यूनतम संबंध भी और नियम बना सके। पूछेगा बुनियादी नियम क्या है, तो बुनियादी नियम एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम संबंध बनता है और नियम बनता है। न्यूनतम संबंध नियम बनता है, इसी को कहते हैं संविधान का पहला काम है। संविधान का दूसरा काम क्या है, पहला तो काम तो देख लिए, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है उपलब्ध कराता है। बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्य में एक न्यूनतम संबंध नियम बना रहता है। न्यूनतम संबंध भी बना रहता है और नियम भी बना रहता है। तो ये तो पहला काम है कि बुनियादी नियम को समूह को उपलब्ध करा करके न्यूनतम संबंध नियम बनाता है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। समाज में न्यूनतम संबंध और नियम तो बना दिए, लेकिन वही समाज में निर्णय जो लेगा, वो जो निर्णय लेगा, तो निर्णय की शक्ति किसके पास होगा। कोई होगा ना कि मुखिया, प्रधानमंत्री कोई होगा, वही समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये बात बताता है संविधान। संविधान यह भी तय करता है कि शक्ति किसके पास होगा निर्णय लेने के, और तय करता है कि सरकार कैसे नियमित होगी। तो कुछ नहीं है, संविधान के दो काम देखें हम फिलहाल में भी, कि बुनियादी नियमों का समूह बनाता है। समूह बना करके समूह में जो सदस्य रहता है उस सदस्यों में सभी के सदस्य को न्यूनतम संबंध बनाता है। न्यूनतम संबंध बना करके और नियम भी बनाता है। और समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा, वो भी तय करता है। और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे नियमित होगी, सरकार कैसे बनेगा, ये भी बताता है संविधान। संविधान का तीसरा काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है। कैसा होता है, जो सीमा लगा रहे कानून का, वो कानून का सीमा मौलिक रूप में होती है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कहने का मतलब हुआ, तीसरा संविधान यह भी बताता है कि सरकार द्वारा अपने नागरिक पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगा। सरकार क्या करता है
नागरिक पर कानून लगाया जाता है संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार नागरिक पर कानून लगता है। जब नागरिकों पर लागू होता है कानून, यही कानून किस पर कुछ सीमा लगा, कानून पर कुछ सीमा लगा कि देखो सरकार कहेगा कि तू बाहर नहीं निकलना तो जेल चल जाएगा, लॉकडाउन है। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है। वो जो सीमा लगता है कि इतना काम करेगा तो तुमको कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा करेगा तो दंडित किया जाएगा, वो सीमा मौलिक रूप में होती है। वो चाहेगा सरकार कभी भी उस मौलिक का उल्लंघन नहीं कर सकता। सरकार कभी भी उसका मौलिक का उल्लंघन नहीं कर सकता है सरकार। संविधान का चौथा काम क्या हो गया? वह सरकार को ऐसा क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण भी करें। चौथा कहता है कि सरकार को, संविधान क्या बोलता है, सरकार को कैसा क्षमता देता है सरकार को जिससे कि जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। सरकार को इतना शक्ति देता है, इतना क्षमता देता है कि सरकार फिर क्या करता है, वही क्षमता शक्ति से जनता की आकांक्षा जितना जरूरत है उसको पूरा करता है और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थिति का निर्माण भी करता है संविधान। सरकार को तो क्षमता देता है इतना कि जनता को आकांक्षाओं में आवश्यकता के पूरा करता है और संविधान न्याय दिलाने के लिए भी समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थिति निर्माण करता है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थिति भी बना देता है कि ताकि समाज में जो गलती करे उसको भी न्याय दिला सके, ऐसा संविधान बताता है। तो क्या कहते हैं इसमें, सरकार क्या करता है, संविधान सरकार को इतना क्षमता देता है कि जो नियम कानून नागरिक को लगा रहता है ना, वो नियम कानून को कुछ सीमा लगाता है। सीमा का मतलब कि कहता है कि तुमको इतना काम करना, इससे ज़्यादा करेगा तो जेल चल जाएगा। तो वही सीमा कानून के कुछ सीमा लगाता है सरकार द्वारा नागरिक पर, ऐसा हक देता है संविधान सरकार को देता है। अब यह सीमा मौलिक रूप होती है जो सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। मौलिक उल्लंघन मतलब का, जो सीमा दे दिया उतना ही के अनुसार काम करना, इससे ज़्यादा सरकार न ज़्यादा कर सकता है कि अब कोई की डकैती कर दो तो चाकू मार दो, उस सीमा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता सरकार। संविधान का चौथा काम है कि सरकार को क्षमता देता है वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर लेना है और संविधान बोलता है कि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थिति को भी निर्माण करता है संविधान। इस प्रकार हम संविधान को सब परिभाषा देखते हुए चारों से पता चलता है कि संविधान जो भी लिखा रहता है, जो भी काम धाम करता है, चाहे पुलिस, पब्लिक, नागरिक जो भी काम करता है, उस संविधान के नियम, संविधान में लिखा गया है नियम, उसी नियम के अनुसार सब लोग अपना काम धाम करते हैं। सीमा भी लगता है तो इस सीमा से ज़्यादा करेगा दंडित किया जाएगा, इससे कम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। संविधान, इससे सबसे पता चलता है कि संविधान क्या है। तो संविधान वह दस्तावेज होता है, चाहे दस्तावेजों का पुंज होता है। दस्तावेज में डॉक्यूमेंट है, कागज पत्र है, किताब है, या दस्तावेजों का पुंज है संविधान, जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिनका अभी अपने अध्ययन किया, जो अपनी अभी पीछे अध्ययन किए हैं, वही संविधान दस्तावेज है, जो दस्तावेजों का पुंज कहलाता है। जो पीछे पढ़े वही दस्तावेज है, सब दस्तावेज का पुंज है। संविधान यही काम करता है जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे रिवाइज कर लीजिएगा। संविधान एक राष्ट्र बुनियादी की पहचान होता है। संविधान एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान पूछेगा, राष्ट्र की बुनियादी पहचान बताओ, तो राष्ट्र की बुनियादी पहचान संविधान है। यही राष्ट्र की बुनियादी पहचान, यही बुनियादी समूह बनाता है ना, लोगों को समूह बनाता है ताकि राष्ट्र का निर्माण कर सके। संविधान क्या है? संविधान
राष्ट्र की बुनियादी पहचान है। तो क्या कहते हैं इसमें, संविधान दस्तावेजों का पुंज है या दस्तावेज है। जब हम लोग कोई सीमा लगाता है, कौन किसको करना, काम करना नहीं करना है, उसके बारे में बताता है। कोई दस्तावेज का पुंज है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका मैंने संविधान को हम लोग अपने समाज में लाने का तरीका कैसे है। कई संविधान इसलिए निष्प्रभावी हो जाता है क्योंकि सैनिक शासकों द्वारा या तो फिर अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं। कहता है बहुत सारा संविधान इसलिए खराब हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, खराब हो जाता है, वैल्यू नहीं रहता है क्योंकि सैनिक शासक बनाता है। और जब सैनिक शासक बनाएगा, जैसे पाकिस्तान का हो गया, ये अलोकप्रिय नेता लोग बना रहे। वैसा नेता जो जनता के प्रति नहीं रह करके अपने मर्जी से बना लिए, तो अलोकप्रिय नेता लोग बनाते हैं, जिसके कारण संविधान निष्क्रिय होता है, खराब हो जाता है। सक्रिय बनाना है तो जनता के हक में बनाइए, वो भी अलोकप्रिय नेता नहीं, लोकप्रिय नेता लोग बना गए। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान, तो विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान कहेगा, वो भी सफल तो भारत के है, जो दक्षिण अफ्रीका के भी है, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अफ्रीका अमेरिका दोनों भारत के भी है, जो सफल है। भारत के संविधान, यह संविधान एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। क्यों? यह संविधान का मतलब का, चाहे भारत को हो, भारत भी एक राष्ट्रीय आंदोलन किया था इंग्लैंड साथे, दक्षिण अफ्रीका भी किया था इंग्लैंड साथे आंदोलन, गोरे और काला के बीच, अमेरिका भी किया था 13-19 के बीच, तब जाकर राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तब जाकर बनाया था संविधान। भारत का संविधान बन रहा था, आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, उसी समय तय हो गया था कि भारत का एक सफल संविधान बनाना है। तो हम लोग कुछ नहीं देखे, कह रहा है कि कई संविधान निष्क्रिय भाव क्यों होता है, क्योंकि यह सैनिक शासक होता है, सैनिक शासक, या तो फिर अलोकप्रिय नेता के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए निष्क्रिय होता है। और सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका अमेरिका का। और क्यों सफल है? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया तो उसके बाद बनल है संविधान, इसलिए सफल संविधान कहलाता है। तो निष्क्रिय क्यों हो जाता है संविधान? क्योंकि अलोकप्रिय नेता लोग और सैनिक शासक द्वारा बना जाता है, इसलिए। और राष्ट्रीय आंदोलन के समय बनाया गया संविधान, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बना था, इसलिए तीनों देश का सफल संविधान कहलाया। इस कारण संविधान को भारी वैधता मिलता है। जब राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनल है और सफल संविधान मिला, तो सफल संविधान होने के कारण संविधान को भारी वैधता, वैलिडिटी मिलता है। मतलब सफल संविधान जब रहता है, वो ढेर देर तक टिका रहता है। इस संविधान को लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्रयास प्राप्त थी, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति से बनल है। क्यों संविधान जो है सफल संविधान क्यों सफल होता है? क्योंकि यह लोगों की ओर से बहुत प्रबल शक्ति प्रयास से बनल है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो बहुत सारा लोगों लड़ाई किए, इसलिए लोगों के प्रबल शक्ति से बना है। क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेता से बनल भी है ना। लोगों के ओर से प्रबल शक्ति तो प्राप्त होली है, उसके अलावा बहुत सारे लोकप्रिय नेताओं के सहमति से बनल है। लोकप्रिय नेता मतलब जनता जिनको चुन लिए लोकप्रिय नेता कहलाता है। तो लोकप्रिय नेता के सहमति से बनल है और समर्थन पर आधारित है। लोकप्रिय नेता के सहमति से और समर्थन पर आधारित होने के कारण इस राष्ट्रीय आंदोलन के बाद भी सफल बना संविधान, तब यह वैल्यू रहता है दिन तक। लोगों ने इसके प्रावधानों को अमल करके अपना लिया है। लोग क्या देखा कि इसको सफल संविधान है ये, इसलिए संविधान को वैधता, वैलिडिटी मिलता है ना।
देखा कि लोगों की ओर से प्रबल शक्ति मिल रही है, लोकप्रिय नेता बने ही है, और लोकप्रिय नेता के अलावा लोगों के समर्थन पर, लोगों के लोकप्रिय नेता पर आधारित है यह है। इसलिए जनता लोग ने क्या करता है, इसके प्रावधानों को अमल करते हैं। संविधान में जो चीज़ बात लिखा रहता है उस बात को पढ़ते हैं, देखते हैं और देख कर अमल करते हैं, सोच विचार करते हैं और उसे अच्छा लगता है तो अपना लिया था लोगों ने, तब जाकर यह सफल संविधान होता है। संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है? संविधान के मौलिक प्रावधान मतलब कि जो शुरू लिखा जाता है उसके बारे में है, वही संविधान के मौलिक प्रावधान। प्रत्येक सफल संविधान समझ लीजिए क्यों होता है, जनता के द्वारा बनाया गया, जनता के प्रति बनाया गया हो और जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि बनाया हो, वो भी लोकप्रिय नेता जो जनता के कल्याण के लिए बना रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें पीछे पड़ते हैं। तो प्रत्येक सफल संविधान प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। कह रहा है सफल संविधान रहेगा ना, आपको प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति को संविधान के प्रावधान का, संविधान में प्रावधान मतलब का, संविधान में जब लिखा गया कोई भी बात, उस बात को यानी कि संविधान को कहिए आदर करने का, संविधान के प्रावधान का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। कारण अवश्य देता है। संविधान में लिख दिया है कि बड़े को सलाम करना है, छोटे को आशीर्वाद देना है। उसी तरह से संविधान के प्रावधान जो लिखा दिया है उस प्रावधान का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है, तब जाकर उस व्यक्ति को, उस समाज को आदर कर सकते हैं। ऐसा संविधान में लिख दिया गया है, तभी सफल कहलाएगा। संविधान को लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। संविधान में जो बात लिखा गया है उस बात को, यानी कि संविधान में कहिए, संविधान कह दिए तो पूरा संविधान में बात लिखे, सब हो गया। संविधान को लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। संविधान लोगों के प्रति विश्वास दिलाता है कि मैं संविधान लिखा गया हूँ, इसलिए बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। बुनियादी न्याय दिलाना पड़ता है। जो गलत करेगा सजा मिलेगा, गलत नहीं करेगा उसको सजा नहीं मिलेगा। वही बुनियादी नियम को प्राप्त करने के लिए ढांचा, उन्हें एक आकार दिया जाता है, कौन सा नियम किसको मिलेगा, कौन सा न्याय किसको मिलेगा, वही है बुनियादी न्याय का ढांचा तैयार होता है। तो संविधान क्या कराता है, लोगों को विश्वास दिलाता है, क्या बुनियादी न्याय का ढांचा बनाने में यही कहता है कि देखो हम बुनियादी न्याय को ढांचा बना देंगे, हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं। संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाता है। संविधान अपने नागरिक को, संविधान में जो लिख होगा तब नहीं नागरिक ने लिख होगा जी। तो संविधान जो है अपने सभी नागरिक को, जितना नागरिक है भारत के सभी नागरिक को, 140 करोड़ को स्वतंत्रता और समानता की जितना अधिक सुरक्षा करता है। स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है संविधान, और लोगों के बीच में समानता बनाए रखना चाहिए, इसलिए समानता की भी अधिक सुरक्षा करता है संविधान, और उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाता है। यानी कि संविधान जो है नागरिकों के बीच स्वतंत्रता, नागरिकों के बीच समानता की सुरक्षा करता है। नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षा करता है संविधान, कि तू स्वतंत्र है, जहाँ मन तहाँ जा सकता आ सकता है। और समानता भी, लोगों के बीच में न करिया न गोर है न उतने जाति है, सबको सुरक्षा कर ले है संविधान। ये दोनों स्वतंत्रता और समानता संविधान लिखा गया, इसी कारण इतना वैल्यू बढ़ गया संविधान के कि और सफल हो जाता है। क्या कहते हैं सफल संविधान, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधान, संविधान में जो भी प्रावधान लिखल है उस प्रावधान का आदर करना चाहिए। आदर करने के लिए कोई न कोई और कारण अवश्य बताता है संविधान, इस कारण से आदर करो। लोगों को विश्वास दिलाता है संविधान, क्या कि बुनियादी न्याय बनाएंगे। अब बुनियादी न्याय बना करके लोगों के बीच में बुनियादी न्याय का ढांचा बनाएंगे,
वही न्याय ढांचा के अनुसार किसको सजा मिलेगा, कौन सा प्रति फांसी मिला, किसको जीवन वर्षा किसको मिलेगा, उसको ढांचा के अनुसार सबको बुनियादी न्याय दिलाएगा। यही बुनियादी न्याय को ढांचा बनाने के लिए संविधान लोगों को विश्वास दिलाता है। संविधान सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा करता है, जिसके कारण संविधान और सुरक्षित और संभावना सफल होने की संभावना संविधान होता है और सफल होता है संविधान। कह रहा है संविधान की शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार की जाती है। कोई एक समूह संविधान को नष्ट न करे। मतलब कि समाज में बहुत सारा समूह है, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह व्यवस्थापिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, या न्यायपालिका व्यवस्थापिका है ना, या कार्यपालिका, तीनों से कोई रहेगा। उस समूहों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर देता है कि तुमको ये काम है, तुमको ये काम, तो तुमको ये काम है। ये नहीं कि एक ही वो शक्ति के ज़्यादा दे देगा, पता चला कि वो तानाशाही करने लगेगा। वही करा संविधान की शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार चलने वाला जो है, कोई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका संविधान के अनुसार चलता है। वही संविधान की शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। यानी कि एक समूह को ज़्यादा शक्ति मिल गया तो संविधान को नष्ट कर देगा। तो इतना भी इस तरह से नहीं बांटा जाता है कि कोई एक समूह का शक्ति मिल गया तो संविधान को नष्ट करेगा। इस तरह से बांटा जाता है कि कोई समूह मिलकर संविधान को नष्ट कर भी नहीं करेगा। जब व्यवस्थापिका बदमाशी करेगा तो कार्यपालिका नियंत्रित करेगा, कार्यपालिका बदमाशी करेगा तो न्यायपालिका एक दूसरे के मन नियंत्रित करते रहेगा, जिस कारण संविधान कभी नष्ट न होगा। संविधान की शक्ति का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि कोई एक समूह संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। संविधान की शक्तियों का बंटवारा कई संस्था में होता है। संस्था मतलब कि चाहे व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बीच में होता है। और ओकरा ला कुछ प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, है ना, मुखिया के, वार्ड के, वही संविधान की शक्तियों का बंटवारा कितने संस्था में होता है, तो बहुत सारा संस्था में होता है। यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य संस्थाएं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित करता है। कह रहा है अगर कोई एक संस्था संविधान को नष्ट कर रहा है तो दूसरा उस पर अतिक्रमण करता, आवाज उठाता है ना। अगर कांग्रेस का संस्था है, अगर वो संविधान को नष्ट करना चाहता है तो कांग्रेस, बीजेपी बात तो उठाएगा, बीजेपी करेगा तो कांग्रेस बात उठाता है। इसलिए एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए कोशिश करता है, अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण माने आवाज उठा करके नियंत्रित करता है। संविधान में कठोर और लचीलेपन का मिशन है। संविधान को दीर्घायु बनाता है। संविधान में कठोर भी बात लिखल है तो जल्दी संशोधन होगा, संशोधन होगा करेगा कठोर विशेष बहुमत के अनुसार, और वो भी बहुत ज़्यादा कठोर होगा तो विशेष बहुमत प्लस राज्य के विधायिका के आधा भाग होना चाहिए। लचीलेपन मतलब है कि कुछ बात ऐसा लिखल गया है कठोर नहीं है, आसानी से संशोधन होता है, इसलिए संविधान दीर्घायु है। पूछेगा संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा क्या है। संस्था का मतलब प्रधानमंत्री, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, मुखिया, वार्ड सब है। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा यही है। संविधान को में जो शक्ति देवल है उस शक्ति का बंटवारा कई रूपों में किया जाता है ताकि कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके, नष्ट कर ही न सके। संविधान की शक्तियों का बंटवारा कई संस्थाओं में होता है। कई संस्था कहने मतलब प्रधानमंत्री कुछ दिया जाता है, राष्ट्रपति को कुछ है, मुख्यमंत्री कुछ है, राज्यपाल कुछ है। कई संस्था में दिया जाता है ताकि, है ना, एक दूसरे को गलती करेगा तो दूसरा आवाज़ उठाएगा। यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो अन्य संस्था जो बचा दूसरा उसको अतिक्रमण करेगा और नियंत्रित करेगा। संविधान में कठोर लचीलापन है, इसलिए संविधान के दीर्घायु बना देता है संविधान को। संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है जरा देखते हैं। संविधान सभा का निर्माण।
संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार होता। संविधान सभा कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जुलाई में उसी दिन चुनाव होता था, है ना। अच्छा, संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना, संविधान सभा का निर्माण किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता बना। कैबिनेट मिशन जब बन गया, कैबिनेट मिशन योजना बनाता है संविधान सभा को, यही कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा तो बना, लेकिन संविधान सभा के सदस्य संख्या बना दिया था 389, क्योंकि देश बंटवारा नहीं हुआ था, इसलिए 389 इंडिया पाकिस्तान दोनों मिलकर था। जब देश बंटवारा 389 था तो 389 में से 296 सदस्य की संख्या 389 में से 296 को बना दिया था ब्रिटिश भारत को, कि ब्रिटिश भारत होगा जो प्रांतों के लिए कहा जाता है, इसको प्रांतों के लिए। और 93 को बचा, 93 को वो देशी रियासतों के लिए था, जो चुनाव नहीं होता था इसके, है ना। इसको बोलते हैं, एक और नाम है देशी रियासत को बोलते हैं, है ना। इसका चुनाव नहीं होता है, सीधे आता है ना। मनोनीत होते हैं, मनोनीत। 93 को देशी रियासत को जो मनोनीत होता है, चुनाव नहीं होता। चुनाव इसी पे होता है 96 वाला पर, है ना, ब्रिटिश भारत को था। सीटों का आवंटन कर दिया था, 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति होगा। कहीं कहीं 296 को 92 है तो बिना न देता है, 292 देख लीजिएगा। संविधान सभा तो चुना गया था 389 सदस्य के साथ कैबिनेट मिशन योजना के तहत, और 10 लाख आबादी पर एक व्यक्ति को सदस्य चुनाना था। तो सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्य द्वारा हुआ जो एकल संक्रमण मत के माध्यम से, वो भी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से होता। पूछेगा 296 जो ब्रिटिश समुदाय था ना, तो सदस्यों का चुनाव प्रांतीय मैंने ब्रिटिश वाला, ब्रिटिश असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना गया। देखा कि सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में होगा, तो प्रांतीय असेंबली में होगा तो उस समुदाय के जो सदस्य होगा जो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुनाव हुआ, वो भी एकल संक्रमणीय एक ही को वोट देता है कोई, इसलिए एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से चुनाव होता है। प्रांतीय असेंबली में होता चुनाव 296 सीटों पर ना। देशी रियासत के प्रतिनिधियों चयन रियासत के प्रमुख द्वारा हुआ। प्रांतीय असेंबली का चुनाव हल था एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा के तरीका से। लेकिन देशी रियासत जो था 93 को सीट था, ये 296 वाला का सीट हुआ। देशी रियासत के प्रतिनिधित्व का चयन रियासत के प्रमुख द्वारा होता है। देशी रियासत है तब तो तुम्हारा देशी रियासत के प्रतिनिधि है, तो हाँ तुम्हारा चयन रियासत के प्रमुख जो होगा उसी के द्वारा होगा। रियासत के प्रतिनिधि रियासत के प्रमुख के द्वारा होगा। अब 96 को था ब्रिटिश प्रांत, उसके चुनाव एकल संक्रमणीय मत समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। और देशी रियासत के प्रतिनिधि होगा तो देशी रियासत के प्रतिनिधि का चयन रियासत के ही प्रमुख द्वारा होगा। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है सुनिए। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला कैबिनेट मिशन योजना के तहत होता। संविधान सभा के चुनाव, अच्छा संविधान निर्माण है जी, तो संविधान सभा का गठन होता कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन होता है ना। लेकिन भारतीय संविधान बना कैसे, बनाने वाला कौन था? तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त महीना में 1946 में हुआ। जब 1946 में हुआ तो 296 को सीट था ना जी, कितना था 296 को ना था। तो अगस्त 1946 में हुआ, 208 वोट कांग्रेस को मिलता है, 208 को मिल गया ना। 296 में से 208 वोट कांग्रेस को मिल गया, बाकी बचेगा कितना 73 मुस्लिम को मिलता है। इसमें से
प्रत्येक समुदाय हिंदू 208 वोट पड़ा कांग्रेस को। बाकी बचेगा तो समुदाय हिंदू को मिला, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय मैंने इंग्लैंड के लोग कुछ बस करते तो उन लोगों भी आंग्ल भारतीय, ईसाई अनुसूचित जाति 28 को मिलता है इसको, जो अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था, नेता थे ही अम्बेडकर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की जगह मिलता है ना। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया जाए, छोड़ करके उस समय के सबसे बड़ी हस्तियां सभा में शामिल थे। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो जुलाई अगस्त महीना 1940 में वोट पड़ा, 208 वोट पड़ा। बाकी जो बचा 88 को वोट, उसमें 73 को मुस्लिमों को मिल जाता है, और बाकी जो बचा 73 छोड़ा करके 208 को कांग्रेस छोड़ा करके प्रत्येक समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को जगह मिलती है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ दिया जाए तो उस समय सभी बड़ी हस्तियां सभा में थे। संविधान सभा जब बन रहा था निर्माण, उसमें महात्मा गांधी नहीं थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं थे। और महात्मा गांधी भारत को बंटवारा करता है, मोहम्मद अली पाकिस्तान को बंटवारा करता है, इसलिए दोनों नहीं थे। संविधान सभा का निर्माण हो रहा था। तो संविधान सभा की कार्यप्रणाली, तो संविधान सभा में निर्माण हो रहा था उस समय कौन महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना भाग नहीं लिए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुआ। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, वो भी अस्थायी अध्यक्ष बनल था, अस्थायी अध्यक्ष। फिर 9 दिसंबर के बाद मुस्लिम द्वारा बहिष्कार हुआ तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते संविधान सभा है अस्थायी अध्यक्ष। कैसा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए संविधान सभा लोग हैं। संविधान सभा में सदस्य लोग बैठे हैं, जिसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना नहीं। इसमें सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। सभा में संविधान सभा जो चल रहा था अभी भीड़ भाड़, उसमें ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किया। उद्देश्य मैंने प्रस्ताव किया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन किए थे? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मिका या सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया। अब इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बना। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है, 13 दिसंबर को आता है और साल भर के बाद 1946 के बाद 47 आता है। अब 22 जनवरी साल भर नहीं होता है, मैंने दिसंबर है तो जनवरी 1 महीना के बाद है ना। 13 दिसंबर है तो अगला साल बीतता है तो 22 जनवरी आता है। 22 जनवरी को सर्वसम्मति मिलता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार ही संविधान का बनाया जाए। यही 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बना, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव केवल था क्योंकि संविधान की प्रस्तावना बनाने के लिए। तो पूछेगा इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से क्या हुआ? स्वीकार कर लिया गया। स्वीकारा था 22 जनवरी को। इसके परिवर्तित रूप से मैंने उद्देश्य प्रस्ताव के जो प्रति थे उसके रूप से संविधान के प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना बना संविधान का। संविधान का प्रस्तावना तो प्रस्तावना से बना, एक उद्देश्य कैसे बना? संविधान सभा के काम काज की शैली देखते हैं। उसका काम काज क्या शैली रहा, क्या क्या करता है संविधान सभा, जरा देखिए। संविधान सभा के काम काज की शैली कैसे करता है संविधान सभा काम? संविधान नहीं, संविधान सभा के सदस्य लोग थे, उनको काम काज की शैली कैसे मैंने काम किए तब जाके संविधान बने, जरा देखिए। सदस्य सभा के सदस्यों ने पूरे देश के लिए या देश के हित के लिए ध्यान में रख करके विचार विमर्श किया। संविधान सभा के सदस्य जो थे ना, पूरे देश के हित के समझ में, पूरे देश के हित को समझते हुए
विचार विमर्श किए, किनको कौन सा हक मिलना चाहिए, किसको कौन सा हक नहीं मिलना चाहिए, उसी पर विचार विमर्श किया। सदस्यों में मतभेद है, लेकिन सदस्यों में मतभेद लेकिन निजी स्वार्थ के आधार पर नहीं है। कह रहा सदस्यों में मतभेद तो है, सही बात है, लेकिन निजी स्वार्थ के आधार पर नहीं है मतभेद। उन सभी विषय पर गहराई से चर्चा जो आधुनिक राज्य का आधार है। माने संविधान सभा का सदस्य लोग उन सभी विषय पर गहराई से चर्चा किए जो आधुनिक राज्य का आधार है। आधुनिक राज्य का आधार का मतलब कि आधुनिक भारत में जो समय चल रहा है वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, आने वाला समय क्या होगा, नहीं होगा, उस सभी विषय पर गहराई से चर्चा हुआ कि कोई संविधान बदलेगा ना बदलेगा, आने वाला समय बदलेगा कि नहीं बदलेगा, किसको फांसी में किसको सजा मिलेगा नहीं मिलेगा, सब पर चर्चा हुआ। वही का उन सभी विषय पर गहराई से चर्चा हुआ जो आधुनिक राज्य मैंने वर्तमान में जो राज्य है जो चल रहा है उसी के आधार पर हुआ। केवल एक प्रावधान जो था जो बिना वाद विवाद के पास हो गया, वो है सार्वभौमिक मताधिकार का प्रावधान। बाकी सब चीज़ पर बहस हुआ, लेकिन एक ऐसा था जो सार्वभौमिक मताधिकार 18 वर्ष जो रखा गया था, जिसको कोई वाद विवाद बहस नहीं हुआ। संविधान सभा में हुई चर्चा, जितना भी चर्चा हुआ सार्वभौमिक मताधिकार छोड़ करके सब चर्चा मोटे पेपर में मोटे खंडों में प्रकाशित हुआ, मोटे छपता था हेडलाइन में। और हर अनुच्छेद 395 अनुच्छेद बनाया गया था। 395 अनुच्छेदों पर बारीकी से बातचीत हुआ, तब जाके संविधान सभा लोग काम करने की शैली फैलाए कि तुम लोग काम किया है। तो क्या कहते थे, सभा के सदस्य ने पूरे देश के हित को ध्यान में रख करके विचार विमर्श किया। सदस्य में मतभेद था, ऐसा बात नहीं कि विचार कर रहे थे तो सभी सदस्य में मतभेद नहीं था। मतभेद था लेकिन निजी स्वार्थ नहीं था कि उसको मार देना, फिर देना, ऐसा नहीं था, है ना। बहस तो होबे करता तनि मनी, सदस्य है ये है तो मतभेद होबे करेगा तनि मनी, लेकिन निजी स्वार्थ नहीं कि हम अपने फायदा के लिए नहीं, सबके फायदे के लिए सोच रहे थे। जैसे महात्मा गांधी है और अम्बेडकर के बीच में मतभेद हुआ, इस थोड़ा ना मतभेद हुआ, डांटा चला, निजी स्वार्थ के लिए थोड़ा नहीं हुआ कि अम्बेडकर सोचे कि हमारा फायदा होगा और गांधी सोचा हमारा फायदा होगा, है ना। मतभेद था दोनों के बीच में, लेकिन निजी स्वार्थ के लिए नहीं है। दोनों लड़ रहे थे, अम्बेडकर भी जनता के लिए, महात्मा गांधी जनता के लिए लड़ रहे थे, इसलिए निजी स्वार्थ के लिए नहीं, केवल मतभेद था। उन सभी विषय पर गहराई से चर्चा हुआ जो आधुनिक राज्य का आधार था, उसी के अनुसार गहराई से चर्चा हुआ सदस्य के लोगों के बीच। केवल सार्वभौमिक मताधिकार में बहस नहीं होता। और जो चर्चा हुआ मोटे खंडों में पेपर में छपता था। 395 अनुच्छेद था, सभी पर बारीकी से बातचीत हुआ, तब जाके संविधान बना। ये कह रहा है कि जब देश बंटवारा नहीं हुआ था तब 389 सदस्य थे। देश बंटवारा हो जाता तो 299 सदस्य था। 299 सदस्य था, लेकिन संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला सदस्य की संख्या 284 था। 284 सदस्य पर हस्ताक्षर किया था। अभी तो देखे रहे हैं फौजा का खोजा कर संविधान सभा के निर्माण हेतु कैबिनेट मिशन का क्या प्रस्ताव था, पढ़ लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। मैंने कह रहा उद्देश्य प्रस्ताव जवाब था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, है ना, 1947 का देख लीजिए, 13 तारीख काल था, देख लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में मैंने प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ लिखल था उसके बारे में चर्चा है। उसमें लिखल है, उद्देश्य प्रस्ताव में लिखल था ना प्रस्तावना में कि भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। कैसा है, स्वतंत्र भी है और संप्रभु गणराज्य भी है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र, देशी रियासत
के अलावा देशी रियासत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। कह रहा भारत जो है ब्रिटेन के अधिकार में आने वाला भारतीय क्षेत्र है। ब्रिटेन में जो अंग्रेज हड़पले है, जौन क्षेत्र को भारत के जौन क्षेत्र को इंग्लैंड हड़पले है अंग्रेज, वो भी क्षेत्र। और देशी रियासत जो 93 सदस्य ना, देशी रियासत प्रांतीय रियासत कहिए, वो भी देशी रियासत के अलावा देशी रियासत के बाहर जो भी क्षेत्र है और चाहता है कि हमारे संघ में आए, यानी हमारे संघ का अंग बनना चाहता है, तो बनना चाहता है का एक संघ होगा। मतलब अंग्रेज जो हड़पले है वो भी क्षेत्रों को मिला करके, और देशी रियासत को भी, और देशी रियासत के बाहर वाला क्षेत्र को भी मिला करके एक संघ बनेगा। संघ का अंग बनना चाहते हैं तो संघ बनेगा, चाहे ब्रिटेन का अंग हो या देशी रियासत हो, देशी रियासत बाहर का क्षेत्र हो, तीनों मिल जाएगा तो एक संघ बनेगा। ऐसा बोलता है उद्देश्य प्रस्ताव के में चर्चा है। संघ की इकाई स्वायत्त होगी। संघ की जो इकाई है, इकाई का मतलब क्या, इस संघ की इकाई इधर हो गया, एक इधर हो गया, इकाई इधर हो गया, ये सभी स्वतंत्र हो गया। संघ की इकाइयाँ स्वतंत्र हो गया और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। कर रहा संघ की इकाइयाँ कैसा होता है, स्वायत्त होगा। संघ की इकाई स्वायत्त हो गई, स्वतंत्र हो गई। इकाई तीन को मिलकर बना, तीनों मिलकर बनेगा, तीनों इकाई स्वतंत्र हो गए, माने स्वायत्त हो गए। और उन सभी शक्तियों का प्रयोग, ये तीनों जो है सभी शक्ति का प्रयोग, सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी, है ना। संघ की इकाई स्वायत्त तो होगा लेकिन सभी शक्ति का प्रयोग करेगा जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। जो संघीय सरकार को नहीं दी गई वो भी अपना इकाई का प्रयोग करेगा। क्या कहते हैं हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के बिंदु में बोलल गया है कि भारत जो होगा स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र वो भी संप्रभु गणराज्य कहलाएगा। भारत एक संघ बनेगा किसका, जब ब्रिटेन के अधिकार में रहने वाला वो भी आदमी, वो भी क्षेत्र, और देशी रियासत वाला भी क्षेत्र, देशी रियासत के बाहर जो क्षेत्र है वो भी मिलकर बनना चाहता है तो संघ बनेगा। और संघ का अंग बन सकता है, सब मिला करके संघ कहलाएगा, वो संघ कहलाएगा सब मिला करके। और संघ की इकाई संघ बन जाएगा तो संघ बन जाएगा, स्वायत्त हो गया, संघ स्वायत्त हो गया। और उन सभी शक्ति, संघ के सभी शक्ति का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी, है ना। स्वायत्त हो गया संघ, लेकिन सभी शक्ति का प्रयोग करेगा संघ और कार्यों का संपादन भी करेगा संघ, जो संघीय सरकार को नहीं दी गई थी वो भी, है ना। कमांड का यहाँ समझिए, पॉइंट पर ध्यान दीजिए। सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा कौन, इकाइयाँ तीन को मिलकर बना दीजिए, ब्रिटिश क्षेत्र वाला, देशी रियासत वाला, देशी रियासत बाहर वाला क्षेत्र, वही करा स्वायत्त होगा। संघ की इकाई स्वायत्त होगा, स्वायत्त में स्वतंत्र होगा, तीनों स्वतंत्र होगा। और सभी शक्तियों का प्रयोग, तीनों जो है सभी शक्ति का प्रयोग करेगा, वही करेगा जो संघ की इकाई सरकार को नहीं दी गई थी, ये भी, है ना, वही करेगा। उन सभी शक्ति का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संघीय सरकार को जो शक्ति नहीं दी गई है उस शक्ति का प्रयोग ये तीनों कर सकता है। संप्रभु, भारत संप्रभु गणराज्य तो है और स्वतंत्र भी है भारत। तो संप्रभु और स्वतंत्र भारत, संप्रभु भारत और गणराज्य भारत और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान के, मैंने भारतीय संविधान के समस्त शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता है। कहने का मतलब कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत जो होगा उस संविधान के समस्त शक्ति, संविधान के समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता में होगा। संविधान का जितना शक्ति है और सत्ता सब जनता में रहेगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा कानून और सार्वजनिक
नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति 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 विश्वास विश्वास, धर्म धर्म, उपासना उपासना, व्यवसाय व्यवसाय, संगठन संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी, है ना। ऐसा बोलता है प्रस्तावना में बात। तो क्या कहते हैं, संप्रभु स्वतंत्र भारत और संप्रभु स्वतंत्र भारत और भारत के संविधान की समझ शक्ति और सत्ता कहाँ होगा, संविधान की समझ शक्ति कहाँ होगा, किसके पास होगा शक्ति, और सत्ता माने सरकार किसके पास होगा, जनता के पास होगा। चाहे संप्रभु स्वतंत्र भारत हो या संविधान की शक्ति हो या सत्ता हो, तीनों होगा जनता के पास। भारत के सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, भारत के सभी लोगों का बात हो रहा है, ठीक ना, एगो के नहीं, सभी लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कानून के समझ समानता होना चाहिए। आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए ना, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को एक प्रकार का न्याय, राजनीतिक रूप से भी न्याय, कानून के समझ समानता होना चाहिए, कानून के नज़र में सभी लोग समान है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी को प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, सभी को अवसर की समानता भी मिलना चाहिए, परीक्षा में एग्जाम देने के लिए सभी को अवसर की समानता एक प्रकार से, अतः कानून और सार्वजनिक नैतिकता के सीमा में, कानून और सार्वजनिक नैतिकता जो है उसके सीमा में रहते हुए भाषण भी दे सकता है। ऐसा भाषण नहीं देना है कि कानून का नैतिकता खराब हो जाए, ऐसा भी नैतिकता नहीं बनाना है कि सार्वजनिक नैतिकता सीमा का बाहर हो जाए, है ना। भाषण देना है तो कानून के अंदर ही सार्वजनिक नैतिकता की सीमा में रहते हुए भाषण देना है। अभिव्यक्ति मैंने अपना विचार को व्यक्त करना और विश्वास करना दूसरे पर, विश्वास, धर्म उपासना भी कर सकते हैं, कोई चीज़ के व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय, संगठन बना सकते हैं और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है कि ताकि आप कोई भी काम कर सकते हैं, वो मौलिक स्वतंत्र है, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्र है, ये सब बात गारंटी देता है संविधान। और संविधान जो सुरक्षा देता है इस सब बातों को, यही सब बात को सुरक्षा करता है संविधान। ऐसा बात प्रस्तावना में उद्देशिका में लिखल गया है। अब आगे क्या कहा था जरा सुनिए। अल्पसंख्यक हो या पिछड़े वर्ग हो या जनजातीय क्षेत्र हो या दलित या अन्य पिछड़े वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो या जनजातीय क्षेत्र हो या दलित हो या अन्य पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी रहेगा, सभी समुदाय को समुचित रूप से सुरक्षा दी जाएगी भारत सरकार द्वारा यानी कि संविधान द्वारा। ऐसा प्रस्तावना में लिखल गया, उद्देशिका में लिखल गया है। गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता, गणराज्य मैंने भारत देश से गणराज्य है, वो क्षेत्रीय अखंडता, अच्छा क्षेत्रीय मैंने बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, अखंडता जहाँ बंटवारा नहीं हो, तो गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा अखंडता और थल जल, क्षेत्रीय अखंडता मतलब का, जो देश भारत देश क्षेत्रीय अखंडता मतलब कि पृथ्वी से अलग नहीं है, वो भी थल जल और आकाश में, है ना। गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता तथा जल थल जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। खैर है गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता तथा जल थल और आकाश में, है ना, वायुसेना रहता है, आकाश में जो भी रहेगा वायुसेना, सभी को संप्रभु अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करेगा संविधान, और रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। रक्षा होगा लेकिन सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार, कानून के राष्ट्रों के जो है, देश के जो राष्ट्र है, कोई भी राज्य भारत राष्ट्र है, उसके कानून क्या लिखल उसके अनुसार, उस कानून के अनुसार, उस न्याय के अनुसार रक्षा की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा।
एक अच्छा बात बोला यहाँ पर कि भारत जो है यानी कि प्रस्तावना में बोलल गया है संविधान में विश्व शांति के लिए और मानव के कल्याण के लिए विकास हो, इसके लिए भारत जो है भारत स्वेच्छापूर्वक मतलब अपने आप से और पूर्ण योगदान करेगा जितना बनेगा उतना। तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा देखें हम लोग अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग जनजाति क्षेत्र दलित अन्य पिछड़ा वर्ग सभी समुदायों को समुचित को सुरक्षा दी जाएगी, ऐसा उद्देश्य में लिखल गया है। यानी कि प्रस्तावना के बातें बारे में चर्चा हो रहा है। प्रस्तावना यानी कि संविधान में ऐसा बात लिख दिया गया उद्देश्य के अनुसार। गणराज्य के क्षेत्रीय अखंडता हो या थल हो जल हो, थल जल आकाश में सभी के अधिकारों का सुरक्षा की जाएगी। चाहे अखंडता हो, थल हो, जल हो, आकाश में जितना नेवी फोर्स रहता है सभी के अधिकार की रक्षा की जाएगी, अधिकारों की रक्षा की जाएगी। और राष्ट्र के कानून और फिर सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार रक्षा की जाएगी। विश्व शांति के और मानव कल्याण के लिए विकास के लिए है ना स्वेच्छापूर्वक भारत जो है पूर्ण योगदान दे करेगा जितना बुझेगा उतना से, ऐसा उद्देश्य में चर्चा है। ये सब जितना बात पढ़ रहे हैं सब संविधान में लिखल है। संविधान में तो लिखल है किसके अनुसार, तो उद्देश्य के अनुसार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है उद्देश्य का प्रस्ताव था, उसी के अनुसार ये सब बोले थे कि देश चलेगा इसी उद्देश्य में। जब बात कहा जाएगा वही बात संविधान में लिखा जाएगा, है ना। संविधान लिखने की प्रक्रिया उद्देश्य के अनुसार होगा, इसलिए सब उद्देश्य के अनुसार संविधान में लिख दिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत देखते हैं। जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था ना उसमें क्या क्या विरासत उठा उसके बारे में देखते हैं। संविधान सभा कुछ सिद्धांत पर। संविधान सभा जाने रहे पीछे पड़ चुके हैं, है ना। संविधान सभा का चुनाव होल था जुलाई 1946 में, कैबिनेट मिशन योजना के तहत होल था, सब देख लीजिएगा, है ना। 389 सदस्य है, 299 बच जाते हैं, 282 मतलब वोट देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं संविधान पर। तो अब 80-82 हस्ताक्षर करते हैं लोग, 280-82। संविधान सभा के कुछ सिद्धांतों पर आम सहमति बनल था। आम सहमति मतलब कि कहा गया कि संविधान के कुछ सिद्धांत लिखल है, किसको रक्षा की जाएगा, है ना, नहीं की जाएगी। वही संविधान सभा के कुछ सिद्धांत पर लोगों को पसंद नहीं हो रहा था, कोई को पसंद हो रहा था, इसलिए आम सहमति बनता है सबके बीच में कि क्या बात सही गलत है, इसलिए आम सहमति बनता है। यही आम सहमति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बनी थी। आम सहमति जो बनल था कि संविधान सभा के कुछ सिद्धांत पर आम सहमति, वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय बनल था कि कैसा संविधान बनाया जाए, लोग खुश है, कैसा उसमें गलत न लिख दिया जाए ताकि लोग गलत विचार से ना खुश रहेगा। तो इसलिए आम सहमति बना सबको मिला जुला कर चलने वाला संविधान बनाने के बारे में। तो इसलिए कब हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बना था। राष्ट्रीय आंदोलन में वही स्वतंत्र आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन में उन प्रश्नों पर भी चर्चा हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और उन प्रश्नों पर भी चर्चा हुई जो संविधान बनाने के प्रासंगिक है। संविधान बनाने के लिए प्रसंग थे। संविधान बनाने के लिए जो बातों से प्रासंगिक थे, अच्छा लग रहा था, उस बात पर भी बहुत चर्चा हुआ। तो पूछे संविधान बनाने के प्रासंगिक जो चल रहा था बातचीत विचार चर्चा जिस प्रश्न पर चल रहा था, कब राष्ट्रीय आंदोलन का समय क्या होता था, प्रश्न पर चर्चा हो रहा था, कब संविधान बनाने के प्रासंगिक के बारे में चर्चा हो रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का समय। जिन सिद्धांतों को सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव होता। जो प्रासंगिक बात चला था संविधान बनाने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार ही जाते चर्चा हुआ। जो सिद्धांत पर आम सहमति बनल था उस सिद्धांत उद्देश्य प्रस्ताव था। वही क्या जिन सिद्धांतों को सभा में लाया गया, जो सिद्धांत को सभा में लाया गया वो सर्वोत्तम, बहुत सारा सिद्धांत आया सभा में, है ना। सभा में सिद्धांत बहुत सारा, लेकिन सबसे सर्वोत्तम सिद्धांत सबसे सर्वोत्तम सारांश नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में देखा गया। कहा कि यही उद्देश्य के अनुसार हम लोग संविधान बनाएंगे। जो पीछे उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ चुके हैं, अखंडता, थल सल सबके सेवा करने के लिए, दलित मुसहर जितना है SC ST सब सुरक्षा करने के बाद बोलता है उस प्रस्ताव में। यही सिद्धांत के अनुसार
वही का जिन सिद्धांतों को सभा में लाया गया, बहुत सारा सिद्धांत को सभा में लाया गया, लेकिन सर्वोत्तम सारांश नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव वाला था जो पीछे पड़ चुका है। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव आया, उसके संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता, भारत है यह गणराज्य है, संप्रभुता गणराज्य है जैसी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार क्या रूप दिया गया संविधान में स्वतंत्रता, समानता, संविधान में स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभु, बहुत सारा चीज है ना, संस्थागत रूप दिया गया। समानता, स्वतंत्र, लोकतंत्र, संप्रभुता। तो क्या कहते हैं, संविधान सभा का कुछ सिद्धांत आम सहमति बना। यह सिद्धांत संविधान बनाने पर बहुत सारा सिद्धांत आया है ना, बहुत सारा सिद्धांत सभा में आया गया या लाया गया। तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम सारांश उद्देश्य प्रस्ताव देखा गया। उद्देश्य प्रस्ताव में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभु जैसी प्रतिबद्धता के लिए संस्थागत रूप दिएगा। जब आम सहमति बना तो यही आम सहमति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बना था। अब बहुत सारा प्रश्नों पर चर्चा हुआ जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक है, वही बात उन्हीं लोग प्रश्नों पर चर्चा किया। यहाँ सवाल उठा है कि उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, यही उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान लिखा गया था। तो संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभु जैसी प्रतिबद्धता को संस्थागत रूप दिया गया। संस्थागत रूप क्या है जरा देखिए। यहाँ कह रहा है संविधान संस्थागत व्यवस्था है। संस्थागत मतलब होता है कि जैसे व्यवस्थापका, न्यायपालिका, केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री हो जाएगा, बहुत सारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब होगा। संविधान का मूल सिद्धांत, मूल मतलब कि शुरू जो लिख दिया गया था वही मूल सिद्धांत। सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। कहा कि संविधान का मूल सिद्धांत क्या था, तो मूल सिद्धांत यही था कि सरकार जब भी बनेगा लोकतांत्रिक सरकार बनेगा, और जब लोकतांत्रिक सरकार बनेगा तो वही सरकार लोकतांत्रिक बना करके अपना जन कल्याण मतलब जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हमेशा तैयार रहेगा जनता का कल्याण करने के लिए, तब कहेगा लोकतंत्र। ऐसा संविधान के मूल सिद्धांत में लिखल गया है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए भरपूर विचार मंथन किया। संविधान का मूल सिद्धांत यही है कि चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों के बीच में संतुलन बना रहे। ये नहीं कि विधायिका को ज़्यादा शक्ति मिल गया तो यही उखाड़ फेंकेगा संविधान को, फिर कार्यपालिका मिल गया कार्यपालिका उखाड़ फेंकेगा, न्यायपालिका में न्यायपालिका उखाड़ फेंकेगा। इसलिए एक दूसरे को संतुलन बनाने के लिए भरपूर विचार किया था, है ना। ये सब विचार किया कौन, संविधान के मूल सिद्धांत पैसा लिखल गया। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए भरपूर विचार मंथन हुआ। इसी को कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था मतलब संसद, विधायिका संसद में, कार्यपालिका भी संसद में, न्यायपालिका संसद में। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका वही संसदीय शासन व्यवस्था में आता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही संसदीय शासन व्यवस्था का भरपूर विचार करना है कि ताकि संतुलन बना रहे तीनों। ये काम है संसदीय शासन व्यवस्था का। और संघात्मक राज्य मतलब राज्य और केंद्र की शक्ति अलग अलग, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का शक्ति अलग अलग मिलेगा तो संसदीय शासन व्यवस्था करेगा, और राज्य केंद्र का शक्ति अलग मिलेगा तो संघात्मक होगा। संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। संघात्मक में भी कौन, अर्ध संघात्मक व्यवस्था। श्रेष्ठ, संविधान निर्माण के लिए दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से सीखने में संकोच नहीं। कहा कि संविधान निर्माण हो रहा था तो दूसरे देश के प्रयोग के संविधान से भी देखा कि दूसरा देश का संविधान है उस कैसे प्रयोग करता है, उस प्रयोग के सिद्धांत को मैंने नकल करके बनाया, जो अच्छा था चीज़ उसको ले लिया और अनुभव करके पढ़ाया। इसलिए कहता संविधान निर्माण के लिए श्रेष्ठ क्या, श्रेष्ठ संविधान निर्माण के लिए दूसरे देशों के प्रयोग और अनुभव, दूसरा देश कैसे प्रयोग कर रहा है संविधान के, उस प्रयोग से और देश के अनुभव से
सीखने चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा संविधान सिद्धांत में लिखल गया है। यही संस्थापक के क्या कहते हैं, संस्थागत व्यवस्था में संविधान का मूल सिद्धांत है कि सरकार लोकतांत्रिक है, सही, सरकार लोकतांत्रिक रहेगा और लोकतांत्रिक रह करके सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हमेशा तैयार रहे काम करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का बीच में शक्ति का बंटवारा कर दिया गया और संतुलन बनाने के लिए भरपूर विचार किया गया है ना। संस्थागत यही संसदीय शासन व्यवस्था कहलाता है, जो तीनों के बीच में शक्ति का बंटवारा करता है, संसदीय शासन व्यवस्था कहलाता है। संसदीय शासन व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था के मतलब होता है राज्य केंद्र बीच में शक्ति का बंटवारा, यही संघात्मक व्यवस्था को अपनाता है भारतीय संविधान स्वीकार किया। श्रेष्ठ संविधान निर्माण कौन कहलाता है, जो दूसरे देशों का प्रयोग को देखता है और दूसरे देश के अनुभव से कुछ सीख करके सीखता है, उसे कहते हैं श्रेष्ठ संविधान निर्माण। देखिए विभिन्न देशों के, अभी बोले ना दूसरे देश श्रेष्ठ संविधान निर्माण भारत जो बनल है ऐसे नहीं है, दूसरे देश के प्रयोग से उसके अनुभव से सीखा है। कोई विभिन्न देशों के संविधान के लिए प्रावधान है, हमारे देश बहुत सारे देश से संविधान नकल करके बनाया, तो उसमें देखते हैं जैसे ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज लिया गया है। इसमें लिया गया है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का फैसला, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो चुनाव जीत जाएगा। ऐसा ब्रिटिश संविधान, जो सबसे पुराना संविधान है ब्रिटिश संविधान 1215, इसमें मैग्ना कार्टा के नाम जानते थे, वो लिखित है, सबसे पुराना है। यही बोला कि जो सबसे ज्यादा चुनाव में वोट लाने का जीत जाएगा तो वही नेता बनेगा। तो वही कहा सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला आपको ब्रिटिश संविधान से लिया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप जहाँ लिखा रहेगा वहाँ समझिए कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों के बीच में शक्ति का बंटवारा है ना, और संतुलन बनाने के लिए काम करता है। वही सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। सरकार का संसदीय स्वरूप कहेगा ब्रिटिश के संविधान से, मैंने इंग्लैंड होगा। कानून के शासन का विचार, कानून शासन करेगा उस पर विचार, वैसा कानून बनाना है ताकि इस कानून के अनुसार शासन हो सके, और कैसा कानून बनाना है ताकि लोग खुश रहे, वैसा ही कानून बनाना है। वही कानून बनाने के लिए जो शासन करेगा देश को नेता लोग, वही कानून के शासन का विचार हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कानून निर्माण की विधि। विधायिका में अध्यक्ष का पद भी बनाया जाएगा। विधायिका जब होगा उसमें अध्यक्ष का पद भी हासिल रहेगा, कोई भी अध्यक्ष भी रहेगा विधायिका में, और अध्यक्ष रहेगा विधायिका में, जो अध्यक्ष बनेगा उस अध्यक्ष की भूमिका कानून निर्माण के विधि के अनुसार चलेगा। कानून निर्माण में जो विधि है उसी के अनुसार अध्यक्ष अपना काम करेगा विधायिका में। तो क्या कहते हैं, ब्रिटिश संविधान सबसे पुराना है और लिखित है, सबसे अधिक वोट के आधार पर जीतने का फैसला के बारे में चर्चा करता है। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार कैसा, कानून के शासन का विचार। विधायिका में अध्यक्ष का पद होगा, यही अध्यक्ष का पद मिलेगा विधायिका में, तो यही इसकी भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका कानून में जो निर्माण की विधि बनल है, कानून बने उसी के अनुसार अध्यक्ष करेगा। कह रहा है अमेरिका के संविधान से क्या कर लिया, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लेगा। मौलिक अधिकार शुरू से 7 गो था, अब 6 गो है। संपत्ति को अधिकार हटा करके 300 कम रख दिया, अब 6 गो बचा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि अगर कोई न्याय दिला जाता है किसी व्यक्ति पर, अब बाद पता चलता है कि व्यक्ति को एक बार फिर से माने वकालत किया जाना चाहिए, तो इसलिए उस व्यक्ति पर दोबारा न्यायिक पुनर्लोकन होगा, दोबारा फिर से उसको सोल्यूशन करेगा कि गलती है कि सही है ना, चोर है कि नहीं चोर है से। वही है दोबारा न्यायिक पुनर्लोकन। स्वतंत्र न्यायपालिका तो रहेगा लेकिन स्वतंत्र रहेगा। व्यवस्थापक कार्यपालिका के बारे में नहीं चर्चा किया है ना।
सरकार का संसदीय स्वरूप रहेगा तब वो ब्रिटेन की सत्ता से संसदीय स्वरूप रहेगा तब। लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका रहेगा, न्यायपालिका तो रहेगा स्वतंत्र, तब न न्यायिक पुनर्लोकन करेगा। उपराष्ट्रपति का पद भी होगा, जब उपराष्ट्रपति का पद होगा तो फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो। राष्ट्रपति का पद नहीं कर रहा, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट रही है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय रहे, दोनों के जब न्यायाधीश रहेगा तो न्यायाधीश के पद से हटा जाना, माने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा कर हटा भी सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट रही है, सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश चाहे मुख्य न्यायाधीश रहो या न्यायाधीश रहो, जो भी रहा, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया। तो क्या कहते हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन, और न्यायिक पुनर्लोकन करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, और स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया तो उपराष्ट्रपति के पद से, उपराष्ट्रपति पद हटाने के नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति पद होना चाहिए। हाँ, हटाने के लिए कह रहा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दीजिए, या हाई कोर्ट रहे, सुप्रीम कोर्ट है, उसको न्यायाधीश रहे, चाहे अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कोई रहे, उसको पद से भी हटा सकते हैं। ऐसा आज अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाना है तो विशेष प्रक्रिया से ही हटता है, जैसे राष्ट्रपति भी हटता है। यहाँ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कनाडा के संविधान, तो कनाडा के संविधान से क्या कर नकल किए हैं जरा सुनिए। केंद्र सशक्त है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था बनाया। भारत में जो है संघीय व्यवस्था है, हालांकि संघीय व्यवस्था अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में संघीय व्यवस्था वहाँ बहुत सारा राज्य मिल कर अमेरिका बना है, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा पावर नहीं है, ज़्यादा पावर वहाँ के राज्यों का ही है ना। अब भारत में संघीय व्यवस्था है तो यहाँ पर केंद्र को ज़्यादा पावर है, इसलिए केंद्र को सशक्त, ज़्यादा शक्ति दे दिया गया है। और संघीय व्यवस्था का मतलब होता है केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनना और राज्य को कम। कैसे, जैसे बताते हैं, शिक्षा पर बात करना है तो शिक्षा आता है सम्मति सूची में, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। जब दोनों का नियम में मतभेद होता है तो केंद्र के बात को वैल्यू ज़्यादा दिया, तो केंद्र शक्तिशाली हो गया। यही है संघीय व्यवस्था, है ना। दोनों शक्ति मजबूत है, लेकिन मतभेद होगा तो केंद्र को ज़्यादा मजबूत किया जाता है, इसलिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था बनाया गया है। अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित, जैसे संघीय व्यवस्था, संघ सूची, राष्ट्र सूची, सम्मति सूची आता है ना। संघीय सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संघ सूची पे केंद्र सरकार, राष्ट्र सूची पर राज्य सरकार, सम्मति सूची में राज्य केंद्र दोनों, राज्य और केंद्र दोनों। जब राज्य के वैल्यू कम होता है, केंद्र का ज़्यादा वैल्यू रहता है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा है ना, संघ में न राज्य में न सम्मति सूची में, इसलिए बाद में जो भी चीज़ आएगा, मोबाइल हो गया, यूट्यूब हो गया, सब हो गया, अवशिष्ट शक्ति केंद्र में निहित है, ये अवशिष्ट शक्ति में जाएगा चौथा। ऐसा कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, कोई भी राज्य है जैसे बिहार है, बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र के द्वारा होगा, और केंद्र के द्वारा होगा, नियुक्ति होगा राष्ट्रपति के द्वारा, शायद देख लीजिएगा। तो राज्यपाल के बारे में पढ़िए, उसमें डिटेल दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय को हटाने के लिए या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायाधीश को हटाने के लिए यहाँ उच्चतम न्यायालय है, लेकिन हटाने की बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्श होगा, और भी न्याय निर्णय, कोई भी न्याय होगा उसको निर्णय लेने के बारे में परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से। क्या कहते हैं, देखें, संघीय व्यवस्था है अमेरिका, भारत में, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली ज़्यादा बना है संघीय व्यवस्था में। अवशिष्ट शक्ति का केंद्र भी निहित है, जब तीनों में नहीं रहेगा तो अवशिष्ट शक्ति आ जाएगा, उसमें डाल दिया जाएगा। केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगा, और भी नियुक्ति होगा। और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम माने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय होगा। उच्चतम न्यायालय जो निर्णय देगा वही निर्णय किया जाएगा। अंतिम तो नहीं है कि न्याय, हाई कोर्ट भी निर्णय दे सकता है न्याय के बारे में, ऐसा कनाडा के संविधान में लिखा गया है। लिखल गल है, फ्रांस के संविधान से लेवल गल है,
गणतंत्रात्मक व्यवस्था। कैसा व्यवस्था होना चाहिए? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से। अब गणतंत्र सबसे पहला तो बोलते फ्रांस है ना, 1789 के बाद, इसलिए फ्रांस में नारा दिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। बंधुता का आदर्श निभाना है, उन्हें भाईचारा के बीच में आदर्श होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बीच में आदर्श। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श। इंग्लैंड के संविधान से लेवल गया है क्या कहा? तो इंग्लैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन मौलिक अधिकार अमेरिका से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है पंचायती राज भी, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, देखिए उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहेगा तो अमेरिका से, और राष्ट्रपति को महाभियोग कहेगा तो अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, और निर्वाचन पद्धति तो आयरलैंड है, आयरलैंड के संविधान से। राज्य के सदस्य का नामांकन, और राज्यसभा, लोकसभा नहीं, और राज्यसभा के जो भी सदस्य रहेगा उसका नामांकन होगा। तो क्या कहते हैं आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन होगा, ऐसा पद्धति भी लिखल गया, सिस्टम बनाया गया। और राज्यसभा के सदस्य का नामांकन भी होगा। अध्याय 9 देखते हैं। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कैसा संविधान है? जीवंत दस्तावेज है। जीवंत का मतलब ना सुना है कि संविधान ये बोलता है वो बोलता है, उसी तरह से बोल देते हैं जीवंत दस्तावेज है। इसमें पहले हम पढ़ेंगे क्या संविधान अपरिवर्तनीय है, तो क्या संविधान अपरिवर्तनीय है? तो नहीं, इसमें परिवर्तन होते रहता है, इसलिए अपरिवर्तनीय नहीं है। दूसरा में पढ़ेंगे संविधान संशोधन। 368 में 2 बात बोला गया है कि संविधान संशोधन होगा। अनुच्छेद 368 में बोला गया है कि 2 विधि से, ऐसे संविधान का संशोधन 3 विधि से होता है, लेकिन 368 में तो ये विधि बोला गया है। कौन का? विशेष बहुमत से, और आधा राज्य, जितना राज्य है विधानमंडल विधायिका, उसका आधा राज्यों के अनुमोदन द्वारा संविधान में संशोधन होगा। यहाँ लिखा है, देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होता है। तो संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संसद में होगा संशोधन, तो संसद में होगा, फिर वहीं से ना वहीं सब ना लोग जाते हैं जीत करके सांसद लोग, इसलिए संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर ही कतिपय, संसद में समान बहुमत से भी संविधान संशोधन होता है। उसी के आधार पर, समान बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संशोधन होगा। अनुच्छेद प्रक्रिया में फिर संसद के 2 सदनों में, यही पढ़ना है, संसद के दोनों सदन मतलब कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में, इसमें करा है संसद में केवल, दोनों में नहीं, इसमें संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होगा। अनुच्छेद 68 में बोला गया, 368 में। और एक दूसरा है विशेष बहुमत तो रहबे करेगा, विशेष बहुमत तो रहबे करेगा दोनों सदन के, वही दोनों सदन के विशेष बहुमत रहबे करेगा, प्लस में कुल राज्यों के आधे विधायिका रहना चाहिए, तब जाके संविधान के संशोधन होगा। 368 बोला गया। 368 में 2 प्रावधान है। ऐसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 गो है, लेकिन 368 का अनुच्छेद बोलेगा 2 है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 के अनुसार 2 प्रक्रिया है, विशेष बहुमत से, आधे राज्यों के विधायिका से। तीसरा पढ़ना है संविधान में परिवर्तन क्यों? क्योंकि संविधान समय के अनुसार आदमी का मन बदल रहा है, नियम कानून बन रहा है, इसलिए संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। संविधान की विषय वस्तु, विभिन्न व्याख्या। संविधान के विषय वस्तु कौन कौन है? तो संविधान के विषय वस्तु यही है कि विभिन्न व्याख्या करना चाहिए संविधान में।
विवादास्पद है, विवादास्पद। राजनीति आम सहमति होना चाहिए। यही संविधान संशोधन की विषय वस्तु है। विभिन्न व्याख्या करते रहिए। अगर कह रहा है संविधान की विषय वस्तु संशोधन है जी, संशोधन की विषय वस्तु, संशोधन करने के लिए क्या करना होगा? विभिन्न व्याख्या करना होगा। व्याख्या करेंगे तब ना संशोधन होगा। विवादास्पद होना चाहिए, विवाद उठना चाहिए उस पर, तब जा करके संशोधन होगा। राजनीति आम सहमति, आम जनता लोग का सहमति भी होना चाहिए, तब जाकर संशोधन होगा। संविधान की मूल संरचना का विकास कैसे होता है उसके बारे में देखना है। जीवंत दस्तावेज देखना, जीवंत दस्तावेज लाता है न्यायपालिका, राजनीति को नहीं लाता है। चलिए देखते आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर को, और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। चलिए थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। भारत 69 वर्ष हो गया हमारा देश आज़ाद होने के बाद, 71-72 वर्ष। भारतीय संविधान को समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है। सही बात है, इसी के बारे में पढ़ना है कि भारत का जो संविधान